Hello everyone, welcome to my channel AB Psychem classes. Today I am going to discuss new topics in group theory. As I previously mentioned about point groups and how to find point groups in molecule in previous videos, you can find these videos in playlist of group theory. So I am going to continue today's class with theory lessons. तो ग्रुप थ्योरी में हम क्या सीखते हैं इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि ग्रुप थ्योरी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो जैसे किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट मूवमेंट या मोशन के मोड्स होते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मोशंस, कितने टाइप्स के मोशन उस मॉलिक्यूल में होते हैं उसी को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n के इक्वल होती है। इसमें जो है वाइब्रेशनल, लीनियर और नॉन लीनियर के लिए आप पढ़ते होगे 3n-6, 3n-5 इस तरीके से निकालते हैं वाइब्रेशनल मोड। तो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड प्लस ट्रांसलेशनल मोड। ट्रांसलेशन क्या होता है? मॉलिक्यूल 3D स्पेस में इधर से उधर मूवमेंट करते हैं ना, जैसे गैस के मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। तभी तो जैसे कोई फॉग होता है, फॉग के पार्टिकल होते हैं, जैसे वो मूव करते हैं स्पेस में तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। तो वो हर मॉलिक्यूल में होता है। रोटेशन बोलते हैं जैसे मॉलिक्यूल को आप रोटेट करते हो किसी एक्सिस के अबाउट, तो वो रोटेशनल मोशन हो गए। और वाइब्रेशन होते हैं, इनमें भी वाइब्रेशनल मोशन के अलग अलग टाइप होते हैं। वाइब्रेशन में क्या होता है? स्ट्रेचिंग होती है, बेंडिंग होती है, ठीक है। स्ट्रेचिंग कौन कौन सी होती है? सिमेट्रिक होती है, एसिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दो टाइप की स्ट्रेचिंग पढ़ी होंगी आपने बीएससी लेवल में, जब आपने आईआर या स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर में यूवी विजिबल में पढ़ा होगा तो। और एक होता है बेंडिंग मोड वाइब्रेशन का, मतलब कि ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेके आपने पढ़ा होगा। इन प्लेन बेंडिंग, आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग, सीजरिंग, ट्विस्टिंग, वैगिंग, इस टाइप से पढ़ा होगा। तो इन सभी मोड की जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। यूजुअली क्या देखा जाता है, मतलब मोस्टली सारे मॉलिक्यूल के लिए जरूरी नहीं है कि ये वाला रूल हो जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ, लेकिन मोस्ट मॉलिक्यूल्स में क्या देखा जाता है कि जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन की एनर्जी होती है वो बेंडिंग से ज्यादा होती है। और स्ट्रेचिंग में भी एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की फ्रीक्वेंसी या फिर एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जो ये मोड है एनर्जी के, सारे मोड स्ट्रेचिंग के और बेंडिंग के, तो इनकी सिमेट्री भी अलग अलग होती है। और वाइब्रेशन की सिमेट्री पर उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सिमेट्री ऑफ ए वाइब्रेशनल मोड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी, यानी कि जो मोड जितना सिमेट्रिक होगा वो उतना स्टेबल होगा। मतलब कि आप ऐसे समझो जैसे कि एक स्ट्रक्चर होता है ना, जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है उसमें सारे फोर्स बैलेंस्ड होते हैं। तो जब सारे फोर्स बैलेंस्ड होते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है। तो ज़्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो हम आगे देखेंगे। जैसे सिमेट्री है यहाँ पे, तो जो अलग अलग वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं उनकी सिमेट्री भी अलग अलग होती है। और जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ब्यूटाडाइइन का एक एग्जांपल मैं लूँ, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं ना, psi1, psi2, psi3, psi4 इस टाइप से बनते हैं उसके बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। psi1 में नंबर ऑफ मोड 0 होते हैं, psi2 में n-1, n कितना है psi2 के लिए? 2, तो n-1 1 मोड होता है। ऐसे ही psi3 में 2 मोड्स होते हैं, psi4 में 4 मोड्स होते हैं। ये psi1, psi2, psi3, psi4 क्योंकि 4 कार्बन होते हैं ना ब्यूटाडाइन में, तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसी के लिए हैं। तो
ये जो 4 ऑर्बिटल है इनकी सिमेट्री भी अलग अलग होती है। psi1 क्या होता है, मिरर सिमेट्रिक होता है, C2 एसिमेट्रिक होता है, C2 सिमेट्रिक होता है, मिरर एसिमेट्रिक होता है। यानी कि जो ऑड वाले होते हैं वो मिरर सिमेट्रिक होते हैं और जो इवन वाले होते हैं वो C2 सिमेट्रिक हो जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल FMO जो थ्योरी होती है उसकी। FMO अप्रोच लगाते हैं ना, आपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में पढ़ा होगा। अभी मैंने अपलोड तो नहीं किया, लेकिन अगर आपने MSc में अगर आप पढ़ोगे फर्स्ट में ही होगा, अगर आपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का चैप्टर पढ़ लिया होगा अपनी क्लास में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री के बारे में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की सिमेट्री को जब आपने देखा होगा तो ब्यूटाडाइइन एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल वहाँ पे हम देते हैं। अगर आप चाहो तो मैं उसके ऊपर भी आगे वीडियो अपलोड करूंगी। तो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो मोस्ट स्टेबल ऑर्बिटल जो होते हैं जो लीस्ट एनर्जी के होते हैं, जैसे ब्यूटाडाइइन में psi1 होता है, वो ग्राउंड स्टेट का ऑर्बिटल होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। और d ऑर्बिटल्स के केस में मोस्ट सिमेट्रिक ऑर्बिटल जो होता है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं, उनकी एनर्जी सेम होती है, डिजेनरेट सेट बोलते हैं उनको। तो उनको बोलते हैं A1G सेट। A1 मतलब टोटली सिमेट्रिक IR के लिए हम A1 यूज करते हैं। तो आप आगे जाके पढ़ोगे, मतलब इस पूरे जो थ्योरी का जो सेशन चलेगा इसमें आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। A1 A2 तो ये A1 जो टर्म यूज होता है, मिलिकन सिंबल बोलते हैं इसको। तो ये टोटली सिमेट्रिक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि ग्रुप थ्योरी क्या होती है। ग्रुप थ्योरी इज मैथमेटिकल मेथड by which aspects of a molecule symmetry can be determined। यानी कि ग्रुप थ्योरी मैथमेटिकल रूल्स का एक सेट है जिससे जो रूल्स को अप्लाई करके हम मॉलिक्यूल की सिमेट्री को पता कर सकते हैं। सिमेट्री की हेल्प से हम उसके जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं, रोटेशनल मोड्स हैं, उनकी सिमेट्री पता लगा के ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा एनर्जी का होगा, कौन सा कम एनर्जी का होगा, कौन सा मॉलिक्यूल का स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, वगैरह वगैरह। तो आप ये पढ़ सकते हो, सिमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, जो कि सिमेट्री ऑपरेशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। ये जो ऑपरेशन होते हैं किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में ऑपरेट किए जाते हैं। In geometry, symmetry is defined as balanced and proportionate similarity that is found in two halves of object। जैसे कि नेचर में आप सिमेट्री देखोगे तो कोई फ्लावर देखोगे, उस फ्लावर को आप एक जगह से बीच से अगर काटोगे तो दूसरा हाफ भी सेम रहेगा। और जैसे कि बटरफ्लाई देखोगे, बटरफ्लाई के दोनों जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं उसके, वो भी सेम होते हैं। बर्ड देखोगे तो बर्ड के भी दोनों सेम होते हैं दोनों साइड से। ठीक है, तो सिमेट्री नेचर में भी काफी जगह अप्लाई है, मतलब आप देख सकते हो। सिमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल इज रिलेटेड टू सम प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे कि एनर्जी वगैरह निकालने के लिए मैंने बताया। और दूसरा है कायरलिटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी, डाइपोल मोमेंट एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह। Symmetry tells about chirality, that means it is related to configuration of molecule। ठीक है, जैसे कि DL और RS configuration इससे रिलेटेड हो जाएगी। तो जो आपने देखा होगा फर्स्ट वीडियो मैंने C1 पॉइंट ग्रुप के बारे में डाली थी, C1 CS और CI के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था, आपको याद होगा तो आपने पिछली वीडियो जाके देखिए, फर्स्ट वीडियो है वो प्लेलिस्ट में। तो जो C1 पॉइंट ग्रुप होता है उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है बस, इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होता। और C1 पॉइंट ग्रुप उन मॉलिक्यूल्स के लिए होता है जो कि कायरल सेंटर वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये कायरल कार्बन है हमारा। ठीक है, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं।
यहाँ से मिरर प्लेन ड्रॉ किया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो ये आर आएगी। RS निकालना भी मैंने सिखा रखा है पिछली वीडियोस में, कैसे निकालते हैं तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आर आएगी निकालने पे। पॉइंट ग्रुप C1 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसकी क्या आ रही है S। तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये इनेंशियोमर्स है। इनेंशियोमर्स क्या होते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है, वैसे मैंने बता रखा है, आप डिटेल में जाके देखना है तो वहाँ पे देख सकते हो। तो जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेज वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कहते हैं। और इनेंशियोमर्स के ईच कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। इसमें कितने कायरल सेंटर है, एक ही सेंटर है, तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफरेंट है। अगर दो होते हैं C1 C2 एक की होती है R एक की होती है S, तो जो इनेंशियोमर होता है उसकी C1 की होती है S, C2 की होती है R। ठीक है, तो जो C1 पॉइंट ग्रुप होता है वो C1 पॉइंट ग्रुप के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कायरल होते हैं। ठीक, जो सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं अब, सिमेट्री एलिमेंट इज ए इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल एंटिटी दैट इज ए पॉइंट लाइन और ए प्लेन अबाउट विच सिमेट्रिक मूवमेंट्स आर कैरिड आउट। एलिमेंट्स कितने होते हैं, आइडेंटिटी, इन्वर्जन सेंटर, सिग्मा प्लेन, CN एक्सिस, और एक होती है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन SN भी होती है सिमेट्री एलिमेंट में। Symmetry operation is physical movement or we can say physical rotation, reflection or inversion about line, plane और point। ठीक, और मूवमेंट किस तरीके का होता है कि मूवमेंट के बाद जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है वो इंडिस्टिंग्विशेबल है ओरिजिनल से, मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। ये कुछ सिमेट्री एलिमेंट है और उसके ऑपरेशन मैंने टेबल बना के समझाए हैं। ये आइडेंटिटी है, ये जो E और CN ये हैं इनको शोनफ्लाइज नोटेशन बोलते हैं। E, CN, सिग्मा, ये सिग्मा बोलते हैं इसको। ये I है इन्वर्जन सेंटर। ठीक, तो ये टाइप ऑफ सिमेट्री एलिमेंट है, ये उसका शोनफ्लाइज नोटेशन है। उसको कैसे शो करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, उसको बोलते हैं शोनफ्लाइज नोटेशन। ये ऑपरेशन है, इसका क्या ऑपरेशन होता है, मतलब ये क्या करता है और इसका फंक्शन क्या है, मूवमेंट क्या है। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेशन क्या होता है, रोटेशन बाय 360 डिग्री और डू नथिंग, या फिर C1 के इक्वल होता है आइडेंटिटी का ऑपरेशन। रोटेशन एक्सिस और प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका ऑर्डर n, यहाँ पे n ऑर्डर है। ये रोटेशन अबाउट एक्सिस होता है, इसका ऑपरेशन रोटेशन होता है। ये है सिग्मा मिरर प्लेन, इसको रिफ्लेक्शन प्लेन भी बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसका काम होता है रिफ्लेक्शन करना। ये इन्वर्जन सेंटर है, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, इन्वर्जन सेंटर भी बोलते हैं। इसका काम है इन्वर्जन थ्रू ए पॉइंट। कुछ टर्म आते हैं जैसे कि जिरेड और अनजिरेड। वैसे जर्मन है, इसको कुछ लोग जिरेड अनजिरेड बोलते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है गैरेड और अनगैरेड, क्योंकि ये जर्मन वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो गैरेड और अनगैरेड का मतलब होता है सिमेट्रिक अबाउट इन्वर्जन सेंटर होता है तो गैरेड यूज करते हैं, और यू का यूज कब करते हैं अनगैरेड का, जब एंटी सिमेट्रिक होता है अबाउट इन्वर्जन सेंटर। आई होता है, जी होता है जब सेंट्रोसिमेट्रिक हो, यू होता है जब सेंट्रो एसिमेट्रिक हो। ठीक, एक होती है SN एक्सिस, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री या रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस। इसका ऑपरेशन होता है रोटेशन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, यानी कि पहले रोटेशन होगा बाय 360 बाय n डिग्री और उसके बाद होगा रिफ्लेक्शन थ्रू ए परपेंडिकुलर प्लेन। इसका ये होता है SN इज इक्वल टू
सिग्मा इंटू सी एन या फिर सी एन इंटू सिग्मा। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है सिग्मा एच वाला, सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में कई बार बताया हुआ है। एक्सप्रेशन 2 जो है ये सारे मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई नहीं होता है। सिग्मा एच हो सकता है कि परपेंडिकुलर प्लेन हो सी एन के लिए एक सिग्मा एच हो, पर जब सिग्मा एच नहीं है, वो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या है कि ये प्लेन नहीं है, सिग्मा एच नहीं है वो, तो वहां पर ये एक्सप्रेशन 2 यूज नहीं भी हो सकता है, सारे मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई नहीं हो सकता है ये। तो ये जनरल फॉर्मूला है, जैसे S1 है तो C1 इंटू सिग्मा, S1 बराबर सिग्मा के बराबर होता है S1 का ऑपरेशन। S2 C2 इंटू सिग्मा परपेंडिकुलर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें एक C2 एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट करोगे तो मैंने वहां पर एनिमेशन से भी समझा रखा है। तो ये इस तरीके का होगा, ये डबल डैश इधर और ये इधर आ जाएगा। फिर सिग्मा अप्लाई करेंगे तो अगेन क्या होगा, C2 अप्लाई करे क्या हुआ, ये डबल डैश इधर आ गया और डैश इधर चला गया। अब सिग्मा प्लेन अप्लाई करो जो कि C2 के परपेंडिकुलर होगा, तो वो कैसा प्लेन होगा, जो तीनों एटम्स को बीच से काटता होगा, तो क्या होगा, वैसा ही रहेगा ना। ठीक है, या फिर इन्वर्जन सेंटर लगा दो तो ये भी ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ पे S2 भी है, क्योंकि इंडिस्टिंग्विशेबल है ना, मॉलिक्यूल्स में लेबल तो लगे नहीं होते हैं कि ये डैश है और ये ऑक्सीजन वाला डबल डैश है। ऑक्सीजन के तो सारे एटम सेम ही होंगे, तो इसको रोटेट करके यहाँ लाए, यह अपने कन्वीनियंस के लिए हम लगाते हैं कि हम दिखा रहे हैं कुछ चेंज हुआ है पेपर पर, लेकिन मॉलिक्यूल्स में जो है कि लेबल नहीं लगे होते हैं कि ये 1 है ऑक्सीजन का, ये दूसरा एटम है, ऐसा नहीं होता है। तो ये ऐसा हुआ, और ये जो फाइनल है ये और ये इंडिस्टिंग्विशेबल है, मतलब कि हमें इसमें डिफरेंस नहीं बता सकते हैं देख करके। तो यहाँ पे S2 प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो CO2 है इसमें हमने इन्वर्जन सेंटर भी बताया था कि वहाँ एग्जाम्पल मैंने बताया था इसमें इन्वर्जन सेंटर भी होता है, तो I लगाया तो बिल्कुल इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर आ गया। तो ये S2 का ऑपरेशन I के बराबर होता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर E होता है। ठीक है, जैसे H2O का मॉलिक्यूल लो, H2O में H को एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, और जो सिग्मा बीच से प्लेन आता है उससे एक बार कट करो तो 1 की जगह में 2 आ जाएगा, 2 की जगह में 1 आ जाएगा। फिर उसके ऊपर दोबारा अप्लाई करोगे तो 1 अपनी जगह में आ जाएगा, 2 अपनी जगह में आ जाएगा। तो किसके बराबर हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑपरेशन के बराबर। C1 C2 एक बार अप्लाई करने पे C2 पावर 1 मतलब एक बार अप्लाई करना है इसको C2, रोटेशन बाय 180 डिग्री, C2 स्क्वायर रोटेशन बाय 360 डिग्री, दो बार ऑपरेट करना है, तो C2 स्क्वायर इज इक्वल टू E, C3 क्यूब इज इक्वल टू E, C3 स्क्वायर C3 इंटू C3। ठीक, यानी कि Cn की पावर n आइडेंटिटी के इक्वल होता है। S1 बराबर C1 इंटू सिग्मा, C1 किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट के ऑपरेशन के बराबर। तो S1 सिग्मा के इक्वल हो गया। S1 स्क्वायर क्या हुआ, C1 इंटू सिग्मा इंटू C1 इंटू सिग्मा, C1 स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, C1 क्या होता है, वो तो आइडेंटिटी के इक्वल ही होता है, आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी को 1 मान लो आप, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा ना, और सिग्मा स्क्वायर तो वैसे भी आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो S1 का स्क्वायर E के बराबर होता है।
C4 स्क्वायर C4 इंटू C4 C2 के बराबर। ठीक, जैसे C4 स्क्वायर मॉलिक्यूल में क्या मतलब होता है, जैसे ये है A B B1 B2 B3 B4 मान लो। C4 क्या होता है, रोटेशन बाय 90 डिग्री। ठीक, तो C4 क्या अबाउट रोटेशन करो तो इसमें एक C2 भी है, लेकिन उसको अभी छोड़ दो, अभी हम C4 की बात कर रहे हैं। एक बार रोटेशन करो तो क्या होगा, C4 कैसे जा रही है, ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है ना, ये प्लेन है, ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर के प्लेन के परपेंडिकुलर C4 जा रही है, तो 1 इधर आ जाएगा और 2 इधर आएगा, 3 इधर और 4 इधर। ठीक है, फिर दोबारा से C4 अप्लाई करो तो अगेन रोटेशन बाय 90 डिग्री, 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर। ठीक है, 1 2 3 4 ये आ गया। आप इसको नोट भी करते हुए चलो अपनी कॉपी में, तब ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। 1, अब देखो हम दोबारा से देख रहे हैं इसको, अब C2 अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, रोटेशन बाय 180 डिग्री, तो 1 2 3 4। ठीक, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, C2 को अप्लाई, तो ऐसे क्या होगा, 1 2 3 4, कई सारे मेथड है, क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो, है ना। ये तो एक C2 तो ऐसे आ गई इस मॉलिक्यूल में बीच से कट करते हुए, ये बटरफ्लाई जैसे जो ये तिकोने तिकोने हैं ये घूम के यहाँ आ जाएंगे, यानी कि ये 1 2 नीचे आ गया, ये 3 4 ऊपर आ गया। अब एक C2 तो ये है, एक C2 C4 के अलोंग जाएगी, जो C4 के अलोंग जाएगी वो कैसे रोटेशन देगी, ये B2 यहाँ B4 की जगह 4 की जगह 2 2 की जगह 4 आ जाएगा, और 1 की जगह 3 3 की जगह 1 आ जाएगा 180 डिग्री रोटेशन में। एक ऐसे भी जा सकती है C2 एक्सिस, ठीक है, ये C6 का स्क्वायर है, C3 के इक्वल सिग्मा स्क्वायर E के इक्वल n टाइम्स रोटेशन बाय 120 डिग्री ट्वाइस 60 डिग्री रोटेशन। ठीक है, CNN, यहाँ देखो CN पावर n टाइम्स एक्सिस ऑफ ऑर्डर n, CNN E के इक्वल होता है। ठीक है, C3 को 3 बार अप्लाई करोगे तो वही आइडेंटिकल मॉलिक्यूल मिल जाएगा, इसीलिए उसको 3 फोल्ड एक्सिस बोलते हैं, C3 को, C4 को 4 फोल्ड एक्सिस बोलते हैं। S1 S3 1 टाइम अप्लाई करोगे तो C3 इंटू सिग्मा, S3 स्क्वायर मतलब C3 इंटू सिग्मा का स्क्वायर, यानी कि C3 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, C3 स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू तो E के बराबर होती है, तो S3 1 क्या हो जाएगा, C3 स्क्वायर के बराबर। S3 की मतलब क्या होता है, C3 इंटू C3 क्यूब इंटू सिग्मा क्यूब, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, CNN क्या होता है आइडेंटिटी के इक्वल, और सिग्मा स्क्वायर का मतलब E होता है, सिग्मा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा, यानी कि E इंटू सिग्मा, तो S3 का क्यूब सिग्मा के बराबर आ जाएगा, प्लेन के बराबर। S3 का 4 सिग्मा 4 इंटू C3 4, सिग्मा 4 की वैल्यू आ गई सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा C3 3 इंटू C3, तो ये आइडेंटिटी इंटू C3, तो ये C3 की पावर 1 के बराबर आ जाएगा। S3 के 5 टाइम्स ऑपरेट करने पर क्या आएगा, इसका मतलब पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा की पावर 5 C3 की पावर 5, सिग्मा की पावर 5 को लिख सकता है सिग्मा पावर 4 इंटू सिग्मा, C3 की पावर 5 को C3 पावर 3 इंटू C3 पावर 2, तो ये आ जाएगा सिग्मा पावर 4 आइडेंटिटी, ये हो जाएगा सिग्मा, और इसको लिख सकते हैं हम आइडेंटिटी, और ये C3 स्क्वायर के बराबर ही है, तो क्या लिख सकते हैं सिग्मा इंटू C3 स्क्वायर। ठीक, और S3 पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा पावर 6 इंटू C3 पावर 6। अब यहाँ पे दोनों इवन है,
सिग्मा स्क्वायर ही होता है, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर की पावर 3 भी ई ही होगा। और C3 की पावर 6 क्या होगी, कैसे लिख सकते हैं, C3 की पावर C3 पावर 3 इंटू C3 पावर 3, तो ये भी आइडेंटिटी हो गया, ये टोटल आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। आइडेंटिटी 1 इंटू 1 भी 1 ही होता है ना, तो वही सोच लो इसको भी। तो ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, S3 की पावर 6 आइडेंटिटी के इक्वल। अब किसी एलिमेंट का जो सबसे लीस्ट पावर होती है उसको एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करने पर जब आइडेंटिटी आता है तो उस पावर को ही उस एलिमेंट का ऑर्डर बोलते हैं। इसीलिए जो S3 का ऑर्डर क्या है, वो 6 है यहाँ पे, ठीक है। अब हम अब ऑर्डर की बात आई गई है तो हम यहाँ पे ऑर्डर को देख लेते हैं। ये O मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप G, इसको ऐसे बोलते हैं। इफ G इज इक्वल टू 1 माइनस 1 I माइनस I, 1 माइनस 1 I माइनस I एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 माइनस 1 I माइनस I, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 4। अब हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, I का ऑर्डर क्या है, 4, क्योंकि I पावर 4 इज इक्वल टू E। I क्या होता है, आयोटा, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैथमेटिक्स में क्लास 12 में पढ़ा होगा, अगर आपकी मैथ्स होगी तो। अगर नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ इतना जानो कि यहाँ पे जो I होता है उसको बोलते हैं आयोटा, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल, बस। तो अंडर रूट माइनस 1 पावर 4 करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट माइनस 1 स्क्वायर करोगे, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 1, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी वो एलिमेंट होता है जिसे उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे वापस वही एलिमेंट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आइडेंटिटी I पावर 4 1 है, 1 आइडेंटिटी है, 1 इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 आएगा, I से मल्टीप्लाई कर दोगे 1 की I आएगा, माइनस I से करोगे माइनस I आएगा। तो यहाँ पे इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या हो गई, 1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट of a group is smallest positive power of that element which gives you identity element of that group, ठीक है। if order of A, for example order of A is equal to 4, it implies that A power 4 is equal to E। जैसे वहां पे S3 का ऑर्डर 6 था, इसका मतलब क्या था, सॉरी, S3 जो एक्सिस थी, S3 पावर 6 इज इक्वल टू E आ रहा था वहां पे, है ना। देखो पीछे जाते हैं तो हमें पता चलेगा, ये है S3 पावर 6 इज इक्वल टू E, एलिमेंट की पावर 6 करने पे आइडेंटिटी मिली। तो ऑर्डर क्या होगा, 6, ठीक है। ये कुछ वेक्टर से रिलेटेड है यहाँ पे, ये यूनिट वेक्टर होते हैं, I क्रॉस J क्रॉस K क्रॉस, आपने पढ़े होंगे। ये जब हमें क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं हम I क्रॉस J क्रॉस K क्रॉस, सॉरी, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, हाँ ये क्वांटम के लिए यूज होता है। जैसे I J K की वैल्यू होते हैं, आपको पता होना चाहिए। I J K क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करते हैं, I क्रॉस J, I कैप क्रॉस J कैप, इसको कैप बोलते हैं। I कैप की J कैप से, J कैप की K कैप से, K कैप की I कैप से करते हैं तो पॉजिटिव होते हैं रिजल्ट। I J J K K I करके आप याद कर सकते हैं, सब पॉजिटिव आते हैं। इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है। और जब हम
उल्टा करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जे के आई के और के जे, तो ये निगेटिव रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शंस के अलोंग रिस्पेक्टिवली। और एडजॉइंट निकालना होता है मैट्रिक्स का, तो ये भी आपको आना चाहिए। जो मैट्रिक्स का एडजॉइंट है उसको ऐसे लिखते हैं टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। तो इसके लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम से एक्सचेंज कर दो ट्रांसपोज निकालने के लिए। ठीक, जैसे एग्जांपल दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये रो में है तो इसको कॉलम बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये सिंपली ट्रांसपोज बन गया। रोज को कॉलम की जगह लिख दिया। और क्या कहते हैं, एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए, फॉर सपोज ये मैट्रिक्स दिया आपको A 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, तो इसके पहले हम A11 A12 A13 निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर निकालेंगे, जैसे A11 है तो A11 ये वाला एलिमेंट होता है। A11 1 क्या होता है, पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट A11। A12 मतलब पहली रो के दूसरे कॉलम का। A13 मतलब पहली रो तीसरा कॉलम। A21 दूसरी रो पहला कॉलम। A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम। A23 तीसरी रो तीसरा कॉलम। A31 तीसरी रो पहला कॉलम। A32 तीसरी रो दूसरा कॉलम। A33 तीसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं A11 की, कोफैक्टर ऑफ A11 कैसे निकालेंगे। जो निकालना होता है ना, उस लाइन और उस कॉलम को छुपा लो, फिर जो बचा उनकी मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, इनको आई कैप जे कैप और के कैप मान लो। ठीक, तो ये जे और के है, 3 × 1 जे के की मल्टीप्लाई हुई तो क्या आया, ये 3 0 -2 1। ठीक है, ये जे है ये के है, तो जे के की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 3 × 1 3 प्लस का आएगा क्योंकि क्लॉकवाइज हुई है, और 0 × 2 करके क्या आएगा, यानी कि आई जे जे के आई पॉजिटिव होते हैं। ये क्या है, आई जे और के कैप। ठीक है, ये के कैप है, के की जे से करिए यानी कि के जे हुआ है, तो माइनस का आई आता है, तो यहाँ पे माइनस करते हैं। आई जे के नहीं लिखते हैं, खाली माइनस साइन आता है और यहाँ पे 0 आ गया। ठीक, अब ऐसे ही A12 करोगे। A12 करेंगे तो हम ये वाली लाइन और ये वाला कॉलम जिसमें वो एलिमेंट आता है उसको छुपा लेते हैं। ये वाली लाइन और इस वाले कॉलम को छोड़ करके बाकी की मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, -1 0 आएगा, -1 0 और -1 0 और 0 -1। ठीक है, तो -1 और 0 आया, 0 -1 इनकी मल्टीप्लाई करो, -1 और 0, -1 और 1 की मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, अब ये क्या है, आई जे के, -1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई और के हो जाएगा। आई के की वैल्यू क्या होती है, माइनस, निगेटिव में आती है आई के की वैल्यू, तो आगे से निगेटिव आया है साइन। ठीक है, इसीलिए पहले निगेटिव इसने लिख दिया है। अगर आप पहले निगेटिव नहीं लिखोगे तो मल्टीप्लाई करके यहाँ भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव आ गया
फिर आपने क्या किया, 0 इंटू ये ऐसे और ये ऐसे, 0 इंटू 0 आई जे के, यानी कि के आई करा है आपने। के आई पॉजिटिव आता है ना, आई जे के आई पॉजिटिव होता है, तो 0 इंटू 0 प्लस ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। हम निकालेंगे जब A13 मतलब ये, तो हम इसे लेंगे -1 इंटू -2 3 इंटू 1 आई जे की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ही आता है, और माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएंगे, और ऐसे ही करके आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जे आई की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आ जाएगा, -3 कर देंगे। ठीक, A13 हाँ सॉरी 0 आ जाएगा, 0 -0 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से करते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो प्लस माइनस सीक्वेंस याद रख लो, जिस तरीके से ऐसे करके करते हैं मल्टीप्लाई टोटल, तो ये आ जाता है A1181, इसकी वैल्यू लिख दो। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज निकालना है तो बताइए, इसको रो को कॉलम में एक्सचेंज कर दो तो A11 A12 ऐसे आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का। तो आप अपने आप से थोड़े बहुत एग्जांपल लगा के सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट ग्रुप्स है, C1 CS CI, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें E और सिग्मा होता है खाली, इसमें खाली E होता है, इसमें EI होता है, EC2 EC3 C2, ये आप नोट्स में लिख सकते हो अपना। ये C क्लास है पूरी। HBr अनसिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल्स, इनफाइनाइट भी होता है ग्रुप। और अगर सिमेट्रिकल लीनियर मॉलिक्यूल होता तो डी इनफाइनाइट एच हो जाता। अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जैसे HBr है, इसके लिए मतलब दोनों एटम जब अलग अलग होते हैं तो सी इनफाइनाइट भी आता है। जो CO2 है, दो एटम सेम सेम है, सिमेट्रिक है, इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है, तो डी इनफाइनाइट आ जाता है। किसी एक्सिस का ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे जितनी बार रोटेट करने से स्टार्टिंग मॉलिक्यूल वापस मिल जाए उसे उस एक्सिस का ऑर्डर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम इस आयोडाइन को देख लो, N3- को, ठीक है, इस टाइप का दिखता है। तो इसमें एक C2 ऐसे होगी, एक C इनफाइनाइट ऐसे होगी, एक C2 ऐसे होगी। ठीक, इनफाइनाइट C2s है इसमें, एक C इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट C2s है, तो पॉइंट ग्रुप D से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये C इनफाइनाइट क्यों है, 0 डिग्री का रोटेशन करो, इसके अबाव कोई चेंज नहीं आएगा। भले 4 पर डिग्री का करो, 5 डिग्री का करो, 360 का करो, 180 270 कितने डिग्री का ही रोटेशन कर दो, ये मॉलिक्यूल सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए C इनफाइनाइट एक्सिस है। अब जो है सिमेट्री एलिमेंट इस मॉलिक्यूल के देखो, इनफाइनाइट सिग्मा V होते हैं वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इस तरीके से वो सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में बताया था ना, जब एनिमेशन वाले में मैंने पढ़ाया था। तो इनफाइनाइट सिग्मा V's है, इनफाइनाइट C2s है, एक सिग्मा H है यहाँ पे बीच से काटते हुए, सिग्मा इसके परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, 1 C इनफाइनाइट है, एक आइडेंटिटी है, पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, D इनफाइनाइट H। ऐसे ये है, मैंने ये एग्जांपल वहां पे बताया था अच्छी तरह से एनिमेट करके। ये इसके सिमेट्री एलिमेंट है। ठीक, आप खुद निकालना आना चाहिए सब। ये एलिमेंट है, ये पॉइंट ग्रुप है इसका। जैसे ये एलिमेंट होंगे तो डी इनफाइनाइट पॉइंट ग्रुप होगा, ये सारे एलिमेंट होंगे तो G3H होगा, ये होगा, ये होगा।
मतलब वो आपको ट्रिक से बताना आ जाएगा आराम से, आप प्रैक्टिस करोगे तो। आइडेंटिटी एलिमेंट हर मॉलिक्यूल में होता है, ये HBr का एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये H3BO3 का एग्जांपल है, ये प्लेनर होता है, वहाँ भी दिया था मैंने, बताया था। हम क्या करते हैं, वंस वी डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ये CPR थ्योरी का यूज करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी और लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यूज करके हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री निकाल लेते हैं। उसके बाद हम ज्योमेट्री से पॉइंट ग्रुप निकाल लेते हैं। ये सारे इसके सिमेट्री एलिमेंट्स हैं। ठीक, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो अपने। ये BF3 का एक एग्जांपल है। ठीक है, ये BF3 प्लेनर है। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल, ये जो त्रिकोणा सा ये प्लेन बना है मैंने। इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक C3 एक्सिस है और 3 C2 एक्सिस है। ठीक है, ये वन मॉलिक्यूलर प्लेन है, प्रिंसिपल एक्सिस है, पॉइंट ग्रुप D3H हो गया यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे C3 है, C2 नहीं है कोई। ठीक है, I भी नहीं है, तो यहाँ पे C3 पॉइंट ग्रुप हो गया, CN पॉइंट ग्रुप। ये स्टैगर्ड इथेन है, इसका पॉइंट ग्रुप C2H हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हो। सिग्मा V कौन सा प्लेन होता है, विच इज द प्लेन विच कंटेन्स प्रिंसिपल एक्सिस। सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है CN के, ये पैरेलल होता है। D क्लास में क्या क्या आता है, वो तो C क्लास हो गई, CN, CNH, CNV। ठीक है, C क्लास हो गया। अब D क्लास में देखो DN होता है, DND होता है, DNH होता है, D इनफाइनाइट H होता है, और वहाँ C इनफाइनाइट H मैंने मिस कर दिया, सॉरी। ये D क्लास हो गई। DN पॉइंट ग्रुप में नो एडिशनल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देन एक्सिस। Compounds in this group are always chiral optically active। इसमें SN नहीं होती है, D क्लास में SN एक्सिस नहीं होती है। ठीक है, और जिस मॉलिक्यूल में SN एक्सिस होती है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एकायरल होता है। और जो DN पॉइंट ग्रुप वाले मॉलिक्यूल होते हैं उनमें SN एक्सिस नहीं होती है, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं। ठीक है, DND and planes of symmetry containing CN axis where planes are not perpendicular to CN axis। ठीक है, सिग्मा D डाइहेड्रल प्लेन, मैंने वहाँ पे आपको अच्छी तरह से सारे एलिमेंट मैंने एक्सप्लेन किए थे, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे खाली स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही आपको इतना। आप इसके नोट्स बना लेना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मॉलिक्यूल्स विद SN ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जहाँ पे भी SN एक्सिस दिख जाए, जैसे CH4 होता है, टेट्राहीड्रल होता है, उसका पॉइंट ग्रुप TD होता है CH4 का। ठीक है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, एकायरल होता है, उसमें S4 एक्सिस प्रेजेंट होती है। मॉलिक्यूल्स विद प्लेन ऑफ सिमेट्री आर एकायरल टू, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसमें इन्वर्जन सेंटर होता है और प्लेन भी होता है, CH4 में भी प्लेन होता है। ठीक है, अमोनिया हो गया, जैसे अमोनिया में भी प्लेन होता है, तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इफ ए मॉलिक्यूल बिलोंग्स टू CN और DN पॉइंट ग्रुप, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि कायरल होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कायरल होते हैं, और एसिमेट्रिक बोल सकते हैं उनको, या डिसिमेट्रिक बोल सकते हैं मॉलिक्यूल।
Molecules having C1 point group are chiral. Chiral molecule belong to CN point group ऐसे भी बोल सकते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल है Br ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन पे, ये कायरल कार्बन है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने टार्टरिक एसिड का, ये भी कायरल मॉलिक्यूल है. और लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये भी कायरल मॉलिक्यूल होता है. और एलानीन एक अमीनो एसिड है, ये भी कायरल होता है आपका. मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है ये एलानीन का है, अमीनो एसिड का, ठीक है. तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन S है, इसकी R है, ये दोनों मिरर इमेज है, एनेंशियोमर है एक दूसरे के, ठीक है. तो एस एलानीन जो है नेचुरली फाउंड होती है. जो अमीनो एसिड होता है वो S फॉर्म में ही, नेचुरल जो अमीनो एसिड होता है वो S फॉर्म में मिलते हैं ज़्यादातर. एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन है सिस्टीन. सिस्टीन जो होता है वो R में मिलता है, वो एक एक्सेप्शन है. और बाकी एमिनो एसिड जो है S में ही मिलते हैं सिस्टीन को छोड़ करके. तो इसका पॉइंट ग्रुप भी C1 है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें कोई और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है ए के अलावा. एंड बी आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस एंड हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ देयर कायरल सेंटर्स, इसलिए आर एनेंशियोमर्स. ठीक है, तो पॉइंट ग्रुप्स और डायपोल मोमेंट का भी हम रिलेशन देख लेते हैं. मॉलिक्यूल्स हैविंग इन्वर्जन सेंटर कैन नॉट हैव डायपोल मोमेंट, ठीक है. तो हम CO2 के वाइब्रेशंस मोड होते हैं, आपको पता होगा वाइब्रेशन के मोड्स के बारे में. सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होती है और बेंडिंग होती है, वाइब्रेशंस के मोड होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के अलग अलग. तो जो CO2 के दो मोड है वाइब्रेशन के, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के मोड है. स्ट्रेचिंग के दो टाइप होते हैं यहाँ पे, एक तो होती है सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक होती है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. तो जो CO2 के लिए जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, जो इस तरीके से होती है, दोनों साइड जब ये बॉन्ड दोनों साइड को एक्सटेंड होता है तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. जब ये एक साइड को एक्सटेंड और एक साइड को कंप्रेस होता है उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेच. तो जो है सिमेट्रिक स्ट्रेच के लिए जो है इन्वर्जन सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है. आप सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का एनिमेशन भी देख सकते हो, गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा. तो जो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगी उसमें बॉन्ड लेंथ दोनों साइड की जब एक्सपेंड हो रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ दोनों साइड बराबर एक्सपेंड होगी. तो यहाँ से मिरर डालेंगे तो किसी टाइम पर ये T टाइम पे इधर को गया होगा तो ये यहाँ पे गया होगा, तो दोनों की मिरर इमेज बन रही होगी. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है बॉन्ड लेंथ घटेगी यहाँ पे. जैसे यहाँ पे अंदर को आएगा, यहाँ बाहर जाएगा, यहाँ कहीं पहुँच गया होगा, फिर बीच से प्लेन डालोगे तो यहाँ पे एटम नहीं मिलेगा आपको. तो यहाँ पे एसिमेट्रिक स्ट्रेच के लिए इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट नहीं है. तो जो सिमेट्रिक स्ट्रेच है इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए जहाँ पे इन्वर्जन सेंटर होता है वहाँ पे डायपोल मोमेंट 0 हो गया. और जहाँ इन्वर्जन सेंटर नहीं है वहाँ पे नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू बचती है, वो 0 नहीं होता है, ठीक है. अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप की, T, TH और TD, ठीक है. इसमें ये सिमेट्री एलिमेंट है, ये CH4 है, ठीक है. CH4 में टेट्राहेड्रल पॉइंट ग्रुप होता है, एक आइडेंटिटी होती है, RC3 होती है, 3C2 होती है, 6S4 होती है और 6 सिग्मा D होती है. अच्छा, आपको इसका सिमेट्री का अगर ऑपरेशन देखना है सारे मॉलिक्यूल का तो आपके लिए एक वेबसाइट है. मैंने उस वेबसाइट का लिंक अपने जो प्रीवियस एनिमेशन वाली वीडियोस हैं उसमें दिया हुआ है, symmetry@otterwin.com. आप वहाँ पर जाइए और आपको जितने मॉलिक्यूल्स चाहिए आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. और अगर आपको न्यू मॉलिक्यूल्स चाहिए जिनका वहाँ पे नहीं है सिमेट्री इन्फो, उनकी आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ठीक है. तो आप symmetry@otterwin.com पर जा करके खुद अप्लाई करके समझ सकते हो ऑपरेशंस को कि SN कैसे है. वैसे मैं अपलोड करूँगी इसकी एनिमेटेड
वर्जन भी, पर अगर आपको देखना है तो वहां से जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं CO2 का। CO2 में सिमेट्री एलिमेंट्स ये हैं, ये लीनियर मॉलिक्यूल है और सिमेट्रिक भी है, ठीक है। सिमेट्री एलिमेंट क्या होंगे, 2C इनफाइनाइट होंगे, एक C इनफाइनाइट होगा और एक C इनफाइनाइट इनवर्स। मैंने बताया था कि जो पॉइंट ग्रुप है वो एक ग्रुप है, और ग्रुप की क्या होती है, 4 प्रॉपर्टी होती हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि हर एलिमेंट का एक इनवर्स भी होता है, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन देगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देगा, ठीक है। ये इसके सिमेट्री एलिमेंट है, इसमें S इनफाइनाइट भी है, 2 S इनफाइनाइट है, एक S इनफाइनाइट है, एक S इनफाइनाइट इनवर्स है, ठीक है। पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा इसका, D इनफाइनाइट H, ठीक है। और अब नंबर ऑफ क्लासेस क्या हो जाएंगी, कितनी हो गई टोटल क्लास गिनो, 7 क्लासेस हो गई आइडेंटिटी को मिला के। ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इनफाइनाइट नंबर हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये पॉइंट ग्रुप हो गया D इनफाइनाइट H। अब हम CO2 के लिए देखते हैं। हाँ, अब ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज आ गई आपकी। ये D इनफाइनाइट H एक ग्रुप है, इसमें कितना एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, C इनफाइनाइट है, C इनफाइनाइट इनवर्स है, 8 सिग्मा V है, सिग्मा H है, I है, 8 C2s है, S इनफाइनाइट है और S इनफाइनाइट इनवर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्रूफ करो कि D इनफाइनाइट H इज ए ग्रुप। तो एक ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी होती हैं, अगर एक ग्रुप के एलिमेंट उन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं तो ये एक ग्रुप होता है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोजर है, इनको एक्सियोम्स भी बोलते हैं, प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, और ठीक है। तो ये C इनफाइनाइट है। क्लोजर कब होगी, जब कोई एलिमेंट A belong to G और B belong to G, for that element A operation B also belong to G, then क्लोजर सेटिस्फाई होती है। यहाँ पे क्या है, C infinite belongs to G and C infinite inverse also belongs to G, and there exists C infinite and C infinite inverse को यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी G को बिलोंग करता है। इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इससे ये कैंसिल आ गया, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगी, E belong to G, which is true since there exists E identity element, इसलिए क्लोजर is satisfied in this group, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर, A belong to G, B belong to G, A operation B also belong to G, then closure is satisfied। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में क्या होता है, if there exists a identity element in group D infinite H, which is when operated with other elements of group gives the same element where, तो इसमें एक आइडेंटिटी तो हर इसमें होती है, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी वाज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक। अब यहाँ देखो, if there exists an element for every element such that when it is operated with the element it gives identity, for example C infinite belong to G and C infinite inverse also belongs to G, and C infinite and C infinite inverse gives the identity which also belongs to G, तो क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। दूसरा एग्जांपल देखो, improper axis of rotation of order infinite, S infinite belongs to G and there exists a S infinite inverse that also belongs to G, such that
S infinite into S infinite inverse is equal to E आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, which also belongs to G. So this property is also satisfied in case of D infinite H. अब आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इज इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C. यानी कि क्या ब्रैकेट बदल दिया, C इनफाइनाइट ऑपरेशन C इनफाइनाइट इंटू सिग्मा C इनफाइनाइट ऑपरेशन C इनफाइनाइट C2 इंटू सिग्मा बिलोंग टू G. अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो एसोसिएटिव हो जाता है, ये इसके बराबर है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है. दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो सैटिस्फाइड इफ वी अप्लाई दीज ऑपरेशंस ऑन मॉलिक्यूल, दे गिव इंडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रक्चर्स. अब एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी. अगर आपसे कहते हैं कि कोई ग्रुप अबेलियन ग्रुप है, ये प्रूफ करो, तो आपको ये करना पड़ता है कम्यूटेट कि उस ग्रुप के एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं या नहीं. यानी कि ये प्रॉपर्टी है ग्रुप की. देखो, G is a group, it should follow following properties if G is a group and A belong to G. A भी symmetry एलिमेंट है, ठीक है. B belong to G, A ऑपरेशन B also belongs to G. ये होना चाहिए. एसोसिएटिव के लिए अगर A B C belong to G, then A ऑपरेशन B ऑपरेशन C belongs to G and ये also G के अंदर आता है, तो ये भी ग्रुप का ही एक एलिमेंट होना चाहिए. A ऑपरेशन B ऑपरेशन C is equal to A ऑपरेशन B ऑपरेशन C. Formula for additive group, A plus B plus C is equal to A plus B plus C belong to G. Existence of identity group में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए. Existence of inverse ग्रुप में हर एलिमेंट के लिए इन्वर्स होना चाहिए, ठीक है. 4 प्रॉपर्टी हो गई. अब एक अबेलियन ग्रुप की क्या कंडीशन होती है, वो 4 तो ग्रुप की प्रॉपर्टी हो गई कि कोई भी सेट एक ग्रुप है. आपको प्रूफ करने को आता है तो 4 प्रॉपर्टी प्रूफ कर दो, वो ग्रुप प्रूफ हो जाएगा, जैसे कि मैंने डी इनफाइनाइट एच के लिए किया था. तो अब ये कंडीशन है अबेलियन ग्रुप की. एक ग्रुप अबेलियन ग्रुप होगा अगर ये प्रॉपर्टी कम्यूटेशन की फॉलो करेगा. तो अगर A G का एलिमेंट है और B भी G का एलिमेंट है, तो A ऑपरेशन B भी G का ही एलिमेंट होना चाहिए. तो A ऑपरेशन B बराबर B ऑपरेशन A बिलोंग टू G होना चाहिए, ठीक है. A B बराबर B A प्रूफ कर दो, कम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है. अब देखते हैं क्लास किसे कहते हैं. ऑर्डर ऑफ क्लास. क्लास इज ए सेट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स विच परफॉर्म सेम ऑपरेशन. फॉर C3 ग्रुप एलिमेंट क्या होते हैं, E2C3 3 सिग्मा V, ठीक है. NH3 का एग्जांपल ले लो C3V के लिए, और C2V के लिए फेमस एग्जांपल H2O का होता है. तो C3V में नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, आइडेंटिटी है 2 C3 है और 3 सिग्मा V है, ठीक है. ऑर्डर ऑफ क्लास आइडेंटिटी कितनी है, एक होती है आइडेंटिटी का ऑर्डर, एक हो गया, ठीक. ऑर्डर ऑफ ये C3 वाली क्लास के कितने हो गए, 2 हो गया, और इसका ये क्या हो गया, 3 कोफिशिएंट ऑफ क्लास ऑर्डर होता है उसका, ठीक है. कितनी है एक्सिस, कितना है प्लेन, वो ऑर्डर हो गया, एलिमेंट का ऑर्डर, क्लास का ऑर्डर हो गया, ठीक है. So I hope this video lecture is very helpful to you. I will see you in the next one. Thank you.